नमस्कार मित्रों। आज हम वेब पत्रकारिता के जो प्रश्न पत्र हमारा है राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में, इसमें जो उसका पाठ्यक्रम है, निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसका लगातार आप लोगों के साथ बातचीत के द्वारा या ऑनलाइन क्लास के द्वारा पूर्ण कराने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही हम बीच बीच में विषय विशेषज्ञों को बुला करके कुछ टॉक्स आयोजित करते हैं और उन टॉक्स में जो पुराना हमारा हो गया है उसका रिवीजन भी हो जाता है और बहुत सारी नई जानकारियां हमें मिल जाती है, जिससे हम लाभान्वित होते हैं। परीक्षा के लिए उपयोगी होता ही होता है, साथ ही जीवन के लिए उपयोगी उससे ज्यादा होता है, क्योंकि मीडिया आज की तारीख में और पहले की तारीख में भी रोजगार के लिए उपयोगी था ही, लेकिन जीवन जीने की कला के लिए भी उपयोगी था। जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, वो समय भी था। और जब आदमी बीमार होने लगे तो अखबार में अच्छा सा पढ़ो, और डिप्रेशन की स्थिति आ जाए तो कुछ परिवार परिशिष्ट में बहुत अच्छे अच्छे कॉलम्स आते हैं, उनको पढ़िए। और आजकल दैनिक भास्कर और बहुत सारे अखबार हैं जो उस नेगेटिविटी को ओवरकम करने की लगातार कोशिश करते रहते हैं। हमारे साथ आज जो जुड़े हुए हैं इस टॉक को करने के लिए, डॉक्टर आशीष खंडेलवाल। आपका पत्रकारिता एवं जनसंपर्क में 20 वर्ष का अनुभव है। सहायक निदेशक हैं इस समय आप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार में। और खास बात यह है कि आप सीएमओ के यहाँ सोशल मीडिया को देखते हैं। सोशल एवं डिजिटल मीडिया की स्पेशलाइजेशन के कारण आप उन सारे खबरों को देखते हैं और उनका विश्लेषण करके ऊपर रिपोर्ट भेजते हैं। पत्रकारिता में 12 वर्ष का अनुभव राजस्थान पत्रिका के साथ आपका रहा है और तकनीकी विषयों में लेखन लगातार इनका रहा है। खास बात यह है कि इनका जो तकनीकी रूप से आर्टिकल लिखा रहता है राजस्थान पत्रिका के टेक गुरु नाम से, उसको मैं अनवरत पढ़ता रहता हूं और बहुत सारी जिज्ञासाएं मैं अपनी भी शांत करता हूं, और भी कुछ समझ में नहीं आए तो इनको लाइफ लाइन की तरह इस्तेमाल करता हूं, फोन ऑफ फ्रेंड, और अपनी शंकाओं का समाधान करता हूं। ऐसी शख्सियत को मैं आज विद्यार्थियों से रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। धन्यवाद सर, आपके इन अच्छे शब्दों के लिए। और ये आपका बड़प्पन है कि आप इस तरह से मुझे बता रहे हैं। मैं आपका मित्र हूँ, आपकी सेवा में हमेशा तत्पर हूँ। जब भी मुझे आपकी जरूरत होती है मैं आपको याद करता हूँ। इसी तरह से आपको कोई तकनीकी सुझाव लेना होता है तो आप याद करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमेशा कृष्ण और सुदामा की जोड़ी बनी रहनी चाहिए। कभी हम सुदामा, कभी और सुदामा, कभी कृष्ण, रूप दोनों ही चलते रहते हैं। तो आशीष जी, आजकल वेब पत्रकारिता की स्थितियां आप लोग देख रहे हैं। एक जमाना था जब अखबार कंधों पे रख करके ले जाया जाता था, फिर अखबार गाड़ियों में जाने लगा, और आजकल अखबार नेट पे सवार होकर के मिनटों में, सेकंडों में मोबाइलों में पहुंच जाता है। और पूरे इस पैंडेमिक में भी लोगों को अखबार पढ़ने को पीडीएफ के फॉर्म में मिला। तो ई जनरल या ई समाचार पत्र अलग तरीके से निकलते रहे और उसी के समानांतर वेब जर्नल्स भी और वेब पत्रकार भी, अखबार भी निकलने लगा, जिसमें कोई भी फिजिकल कॉपी या हार्ड कॉपी उसकी उपलब्ध ही नहीं होती थी। तो आपको क्या लगता है कि वास्तव में डिजिटल सिस्टम में आज जमाना आ गया है कि अब भौतिक अखबार या भौतिक चीजें रहेंगी ही नहीं, सिर्फ सब चीजें मोबाइल और लैपटॉप पे आएंगी? जी सर, आपने जो जनसंपर्क की यात्रा का चित्रण किया है वो बहुत अच्छा चित्रण किया है। मैं आज भी सुबह एक पुस्तक देख रहा था, उस पुस्तक में मुझे एक शब्द मिला, क्रीड़ा कक्ष, प्ले रूम, अखबार का क्रीड़ा कक्ष। और जब मैंने शुरू से, जब से जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे और जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, तो क्रीड़ा कक्ष बहुत अच्छे तरीके से आता है। एक ऐसा कमरा जिसमें लगातार शोर होता रहता है, कहीं टाइपराइटर की खटखट सुनाई देती है और कहीं एक टेली प्रिंटर लगातार बजता रहता है जिसमें निरंतर खबरें आती है। मैं ये उस दौर की बात कर रहा हूं जब खबरें वायर्ड माध्यम से अखबार के कक्ष में आया करती थी। वायर्ड माध्यम मतलब एक टेली प्रिंटर हुआ करता था और टेली प्रिंटर हर खबर को छाप रहा होता था और वहां बैठा हुआ संपादक उस हर खबर को अपनी निगाहों से निकालकर
जो खबर उसके काम की थी उसको श्रेणीवार जमाता था और उस पन्ने के लिए उसे एडिट करने के लिए, संपादन करने के लिए रख देता था। तो जी वो एक एक दौर का वो एक क्रीड़ा कक्ष था, वो एक समाचार पत्र बनाने का कमरा है। और आज एक समाचार पत्र बनाने का कमरा, मैं कह रहा हूँ इवन जो मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड न्यूज़पेपर है, यहाँ तक कि राजस्थान पत्रिका जैसे अखबार भी, वो आज क्या कर रहे हैं, उसके ज्यादातर 90% स्टाफ अपने घरों में बैठा हुआ है, उनके हाथ में अपना एक लैपटॉप है और वो लैपटॉप पे अपना कंट्रीब्यूशन उस तरीके से दे रहे हैं जैसे वो एक कमरे में बैठे हुए हो। मतलब बिल्कुल पूरा अखबार लैपटॉप के ऊपर बन रहा है सभी के कंट्रीब्यूशन से, सभी का उसमें बराबर सहयोग हो रहा है, चाहे वो पेज डिजाइनर हो, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनर हो, चाहे वो फोटो एडिटर हो, चाहे वो रिपोर्टर हो, चाहे वो एडिटर हो, चाहे हेडिंग देना हो, सारे काम कोलोब्रेशन से पूरे हो रहे हैं। तो ये जो जर्नी है, ये जो यात्रा है, ये जी यात्रा कहाँ तक आ गई है, तो जी इसका जी पूरा श्रेय अगर जाता है तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को ही जाता है। जी डिजिटल बिल्कुल प्लेटफॉर्म ने आज कोरोना पेंडेमिक, कोरोना महामारी के समय पर भी सभी के लिए ये संभव कर दिया है कि जो वॉरियर्स हैं, पत्रकार हैं, वो अपने जी आप को बचाते हुए, अपना काम समय पर करते हुए आप तक अखबार बिल्कुल समय से पहुंचा रहे हैं। अगर आप तक फिजिकल फॉर्मेट में अखबार नहीं पहुंच रहा है तो अब आपके पास ई कॉपी भी है, सुबह आप आराम से, मतलब आपको कहीं कमी महसूस नहीं होती है किसी अखबार की या किसी किसी समाचार की, चाहे भले ही वो आपके पास फिजिकल फॉर्मेट में है, भले ही वो आपके पास ई फॉर्मेट में है। जी ये इसने बदलाव ला दिया है इस तरह का। दूसरा मैं बिल ये और बताना चाहूंगा जी कि तो एक दौर था जब सिर्फ रिपोर्टर और जर्नलिस्ट एक स्पेसिफाइड कैटेगरी के लोग ही होते थे, जी चाहे वो जी किसी अखबार से जुड़े हैं, चाहे वो किसी समाचार पत्रिका से जुड़े हैं, चाहे वो किसी न्यूज एजेंसी से जुड़े हैं। आज हर व्यक्ति जर्नलिस्ट है, क्योंकि बिल्कुल डिजिटल मीडिया, मैं तो इसे भी मीडिया का ही फॉर्मेट कहूंगा, बिल्कुल डिजिटल मीडिया इतना आसान हो गया है कि हर व्यक्ति एक कंट्रीब्यूटर है, हर व्यक्ति एक क्रिएटर है, वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है और उसको अपनी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रहा है। तो सिटीजन जर्नलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है वो भी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में ही जी दिया बिल्कुल है। बिल्कुल आजकल ये नागरिक पत्रकारिता बहुत हो गई है। अगर आपको कोई समाचार जमता नहीं है तो अपना मोबाइल उठाइए और निकल पड़िए अपना खुद का समाचार तैयार करने के लिए। बहुत बढ़िया तरीके से ये आजकल बन गया है। तो चूंकि अब टेक्निकली आप बहुत इन सब चीजों को देखते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो ई संपादन या ई प्रकाशन, दोनों वैसे तो अलग अलग हो गया, तो इसकी कार्य प्रणाली जो है आज की तारीख में और पहले जो थी उसमें क्या लगता है कि संपादन का जो नियंत्रण था, संपादक का पूरा कंट्रोल था, वो खत्म हो गया या बढ़ रहा है या पहले की जैसी स्थिति है आज भी? देखिए जैसा आपने जैसा, बताया कि पहले वो एक ही कमरे में बैठे बैठे सब एक एक खबर को एडिट करते रहते थे, और आज है कि सब लोग अपने अपने यहाँ है, तो संपादक की पकड़ मजबूत है कि नहीं है आज की स्थिति में? देखिए आपने अगर यहाँ जर्नलिज्म के स्टूडेंट बैठे हैं तो वो अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि संपादक, खासतौर से उप संपादक, मुख्य उप संपादक को खबरों का हत्यारा कहा जाता था, किलर ऑफ द न्यूज। हत्यारा वो सही है। ये था कि एक समाचार पत्र में 16 पृष्ठ है, 12 पृष्ठ है और उसके पास समाचार अपार है, उसके पास इतने समाचार हैं कि उसे सब कुछ अगर देना है तो सीधी सी बात है, कोई एक रिपोर्टर अपनी पूरी मेहनत से एक रिपोर्ट बनाकर लाया है और उसकी रिपोर्ट 8 कॉलम की है, मतलब उसकी रिपोर्ट 8 पैराग्राफ में आई है, तो संपादक उसकी जीस्ट निकालकर उसका 1 या 2 पैराग्राफ में उसका समाचार छाप देता था। तो रिपोर्टर के लिए वो खबरों का हत्यारा होता था, जबकि वो अपने पाठकों के साथ न्याय कर रहा होता था, क्योंकि पाठकों को जितनी भी खबरें चाहिए वो सब मिल रही होती थी। आज हम अब ई संपादन की बात करते हैं। देखिए ई संपादन में क्या है कि सारे रिपोर्टर भी समझदार हैं, सारे संपादक भी समझदार हैं और उनसे ज्यादा समझदार है पाठक, क्योंकि पाठक तक हर खबर पहले ही पहुंच चुकी होती है। सही है। ये एक बहुत विचित्र युग है। आप देखिए विचित्र युग ऐसे है कि पहले ब्रेकिंग सिर्फ अखबारों से हुआ करती थी जब टीवी चैनल्स भी इतने ज्यादा नहीं थे। उसके बाद में ब्रेकिंग न्यूज का कंसेप्ट आया, इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स, बार सही बार ब्रेकिंग न्यूज, अगर कोई लेटेस्ट खबर देखनी, क्योंकि अखबार में तो एक दिन पुरानी आएगी, लेटेस्ट खबर देखनी है तो आप इलेक्ट्रॉनिक चैनल देखिए। उसके बाद में वेबसाइट्स पे, और वेबसाइट के बाद में सोशल मीडिया। अब तो खबर घटित नहीं होती, उससे पहले आपके पास खबर होती है कि ऐसा होने वाला है।
राजस्थान में लॉकडाउन की कड़ाई से पालना अभी तक का कोई नहीं है, लेकिन सारे सोशल मीडिया बता रहे हैं कि अब 9 दिन कड़ा लॉकडाउन होगा। ये किस तरह की पत्रकारिता है? तो ये पत्रकारिता इस डिजिटल फॉर्मेट ने तैयार की है। और इसकी अच्छी बात या बुरी बात आप कुछ भी कहिए, मैं इसे अच्छी बात कहता हूँ, वो है कि ओपन एक्सेस दिया है इसने। ओपन एक्सेस इस तरह से दिया है कि रीडर को भी सब पता है, अखबार में जो अंदर बैठे उन लोगों को भी सब पता है, और हर व्यक्ति हर प्रोसेस से गुजर रहा है उससे पता है। मतलब ओपन, हर किसी का हर खबर पर एक ओपन एक्सेस हो गया है। और दूसरा जो फायदा इस ई पब्लिकेशन या जो आप ई संपादन कह रहे हैं उससे हुआ है, वो है रैपिड पब्लिकेशन। पहले उस पब्लिकेशन में समय लग रहा था, अब बहुत जल्दी रैपिड पब्लिकेशन हो रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि संपादक का दखल कितना कम हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि संपादक का दखल कभी भी खबर पर होना ही नहीं चाहिए। संपादक वो नहीं है जो खबर को बनाए, संपादक वो है जो उस खबर को जिस तरीके से टारगेट ऑडियंस तक पहुंचनी है उस तरीके से पहुंचाए। तो ये काम आज भी संपादक बखूबी कर रहे हैं। हालांकि कहा जाता है कि जो अच्छा संपादक है वो बायस नहीं होता। अब पहले सिर्फ खबर पे बेस रहा करते थे, अब खबर से एक कदम आगे हम विचारों तक पहुंच गए, अब विचार भी पहुंचाए जाते हैं। तो अनबायस रूप से जो संपादक अपने उस खबर के साथ विचार भी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और कुछ संपादक ऐसे भी हैं जो अपने एजेंडा को, जो अपने एक सेट माइंडसेट को, अपने एजेंडा को या अपनी मार्केटिंग की जो ताकतें उनके आधार पर खबरों को जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो वो न्याय नहीं है, वो पाठक के साथ न्याय नहीं है। तो डिजिटल मीडिया ने जो ओपन एक्सेस का एक दायरा खोला है, वो निश्चित रूप से इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती, जो डेमोक्रेसी होती है, खबरों की डेमोक्रेसी, डिजिटल मीडिया की वजह से संभव हुई है, ऐसा मेरा मानना है। कुल मिला के अब वो पंक्ति की सार्थकता मुझे आती है बार बार वाल्लेयर जी की। हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, लेकिन आपके विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता का जरूर समर्थन करूंगा। और संपादक आजकल फ्री हो जाते हैं नीचे एक लाइन छाप के कि ये विचार लेखक के अपने हैं, कल को कोई कोर्ट के गलत हो जाए तो हमें कुछ नहीं करना है। तो फ्री छोड़ दिया है सबको, जो लिखे वो भी सही है, जो गलत लिखे वो भी सही है, कोई विरोध आ जाए तो फिर देखे। बाकी ओवरऑल ट्रेंड इसी तरीके का आजकल हो चुका है। डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा आ चुकी है समाचार बनाने में और समाचारों को चलाने में। बिल्कुल सही बात है। ई संपादन जी, हाँ बताएं। हाँ सर, इसी में मैं एक बात ये भी जोड़ना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो हमें हमारे संवैधानिक अनुच्छेद में 21 में 19 में दी गई है, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ओपन एक्सेस होने की वजह से ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल और दुरुपयोग दोनों ही किए, दोनों ही होते, सही बात। ये पाठक और अपने विचार पहुंचाने वाले हर सिटीजन जर्नलिस्ट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने उस अधिकार का संपूर्ण उपयोग करे, इसका दुरुपयोग कभी ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आप थोड़ा ई संपादन का कार्य प्रणाली कैसे होती है, ये ई संपादन और ई प्रकाशन का थोड़ा सा अंतर, और क्या किस तरीके से आजकल इसकी कार्य प्रणाली क्या है, थोड़ा सा विस्तार से हमारे विद्यार्थियों को इस पर समझाएं। जी देखिए सर, जैसा ये विद्यार्थी नए युग के विद्यार्थी हैं तो थोड़ी सी तकनीकी चीजों को बहुत अच्छे से समझते होंगे। जी, जी। जैसे मैं अंतर बताता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स ये सबने देखे हो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम खोलेंगे, हम अपना उसमें कुछ भी एक डॉक्यूमेंट बना देंगे, उसे सेव कर देंगे, वो हमारे कंप्यूटर पे है। जब हमें दोबारा उसे एडिट करना होगा हम उस फाइल को खोलेंगे और उसमें एडिट कर लेंगे, वो हमारे कंप्यूटर पर है। अगर हमें किसी को भेजना है तो हम ईमेल के माध्यम से या किसी और अन्य चीज के माध्यम से उसे भेज देंगे, तो वो भी उसमें अपना योगदान दे देगा। यहाँ रियल टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन एक साथ नहीं हो रहा है। लेकिन गूगल डॉक्स क्या है? गूगल डॉक ये है, जिस तरह से भी गूगल मीट पर आप हम सब एक साथ मिल रहे हैं, बिल्कुल गूगल डॉक मैंने खोल दिया और उसका एक्सेस आप सभी को दे दिया, तो हम रियल टाइम बैठ के एक साथ उस काम को कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अगर 2 लाइन लिख रहा हूं, आपको मेरी लाइन पसंद नहीं है तो आप तीसरी लाइन अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, या आप मुझे बता सकते हैं उसी समय कि इस लाइन को इस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं। तो आजकल संपादन में, मतलब विदेशों में तो ये बिल्कुल परंपरा ही आ गई है। कुछ एक अखबार, गार्जियन अखबार ने अपना, ब्रिटेन का जो सबसे बड़ा अखबार है,
गार्जियन अखबार ने अपना एक प्रयोग किया था और उसने यही किया कि हर जर्नलिस्ट को, हर रिपोर्टर को उसका एक सेट स्पेस दे दिया और उसे कहा कि आप अपने तरीके से इसमें जो भी लिखना है आप लिख दीजिए। अखबार अपने आप अरेंज हो गया और वो अखबार छप गया। मतलब उसमें किसी का किसी के पास 2 कॉलम जगह, किसी के पास 1 कॉलम जगह, किसी के पास 3 कॉलम जगह, उसने अपने घर से ही अपने लैपटॉप पर बैठकर उस सॉफ्टवेयर में अपना काम कर दिया और उसके बाद में एक पब्लिश का बटन दबाया और वो अखबार छप गया। तो ये जो कोलोब्रेशन से जो काम हो रहा है, ये ई संपादन में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो है। तो कोलोब्रेशन ज्यादातर जो पुरानी कंपनियां थी, जिस तरह से क्वार्क एक्सप्रेस है, पेज मेकर है, और भी जो डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए जो अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में इस्तेमाल हो रहे थे, वो लोग भी अपने पैटर्न को बदलकर अब कोलोब्रेशन पे ला रहे हैं। कोलोब्रेशन का मतलब यही है कि आपने भी उसी समय वो पेज खोला हुआ है, किसी दूसरे ने भी खोला और मैंने भी खोला हुआ है, मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं, तीसरा व्यक्ति अपना काम कर रहे हैं, और जब एंटर दबाया तो वो लॉक होके वो पूरा एक पेज बन गया। इस तरह का ट्रेंड इन दिनों बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। तो ये आपने कुछ सॉफ्टवेयर का नाम लिया जिनकी मदद से ये सब संभव हो रहा है, तो कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में और तफसील से आप बताएं तो ज्यादा उपयोगी रहे। किस किस तरीके से संपादन में क्या क्या काम उनका होता है? देखिए, जब आज के जमाने में एक दौर था जब जर्नलिस्ट जो स्क्राइब होता था, लिखने वाला, वो सिर्फ अपनी राइटिंग देकर और फ्री हो जाता था। अब वैसा दौर नहीं है। अब जर्नलिस्ट के लिए वीडियो शूट करना, जर्नलिस्ट के लिए अपना कैमरा रखना, फोटो शूट करना, वीडियो एडिटिंग करना, अपना टेक्स्ट लिखना, वो सब इम्पोर्टेंट हो गया है। सभी चीजें उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गई है। तो उनके सपोर्ट के लिए कुछ ऐसे टूल्स भी आ गए हैं जो उनके टेक्स्ट एडिट करने के लिए, जो उनकी इमेज एडिट करने के लिए, जो उनके वीडियो एडिट करने के लिए उनकी मदद करते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि टेक्स्ट एडिट करने के लिए जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में सबसे ज्यादा फॉर्मेट चलता है वो है पीडीएफ। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है ये, और पीडीएफ इसलिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है कि इसमें फॉन्ट की किसी तरह की, फॉन्ट और फॉर्मेटिंग की किसी तरह की समस्या नहीं होती। इसे कहीं भी एक्सेस करके किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ा जा सकता है। आप इसे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप इसे वेबसाइट पे लगा सकते हैं, आप इसे ईमेल के बारे में भेज सकते हैं। तो अगर टेक्स्ट की बात करें तो पीडीएफ फॉर्मेट में ही सबसे ज्यादा चीजें भेजी जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि पीडीएफ कैसे बने, कैसे बने? तो इसके लिए तमाम तरह के टूल्स और सॉफ्टवेयर हैं जिनसे आप, इवन आप वर्ड, अगर सिंपल जितना वर्ड आता है उस पर भी जो करके आजकल उसके लिए एक प्लगइन है सेव एज, उस प्लगइन को डाउनलोड करने के बाद सेव एज करेंगे तो पीडीएफ के रूप में सेव हो जाती है। हो जाता है। उसके अलावा गूगल प्ले स्टोर पे, आप एंड्रॉइड यूज करते हैं तो एप्पल स्टोर पे आपको तमाम तरह के एप्स मिल जाएंगे, सॉफ्टवेयर्स मिल जाएंगे, जिनके गूगल क्रोम एक्सटेंशंस मिल जाएंगी। उनके बारे में अब अभी आज तो बता पाना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि मैं अभी लैपटॉप के साथ नहीं बैठा हूँ। और अगर आप मुझे मौका देंगे तो एक क्लास सर इसकी प्रैक्टिकल क्लास भी रखी जा सकती है जिसमें टेक्स्ट, इमेज और वीडियो तीनों ही तरह के एडिट करने के जो फ्री सॉफ्टवेयर हैं, फ्री चीजें हैं, उनको मैं कुछ बेसिक चीजें भी बता दूंगा और कुछ बेसिक काम भी कर दूंगा। ये आजकल ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स भी हैं, कुछ पेड सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनकी सहायता से, जैसे कुछ छोटे अखबार हैं तो वो सब फ्री में काम कर लेते हैं, और जो बड़े अखबार हैं वो सब अपना अपना सॉफ्टवेयर खरीद के काम में लेते हैं। तो अगर कोई अखबार को शुरुआती स्तर पर काम में लेता है तो ये ओपन सोर्स के कुछ सॉफ्टवेयर्स होंगे जो इस तरीके की मदद कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट यही है कि वो लाइसेंस्ड नहीं होते हैं। मतलब उनका जो लाइसेंस होता है वो क्रिएटिव कॉमन्स होता है। क्रिएटिव कॉमन्स का मतलब ये होता है कि आप उनका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कीजिए, बस आपको उनको एक, सबकी अपनी अपनी कंडीशन होती है। कोई चाहता है कि उनको आप एट्रीब्यूशन दीजिए और कोई चाहता है कि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर लीजिए। हाँ, नंबर ऑफ यूजर जब आपके ज्यादा बढ़ते हैं तो वो अपने कुछ प्लान्स देते हैं। तो इस तरह के तमाम सॉफ्टवेयर है सर। अभी तो उसके लिए सर प्रैक्टिकल एक क्लास मैं चाहूंगा कि आप रखें। जी जरूर जरूर, बिल्कुल। कुछ कर नहीं पाएंगे तो बच्चों के लिए भी जस्टिस नहीं होगा। हाँ, सही बात है सर, सही बात है। सर, जैसे आपने गार्जियन का नाम लिया, और ऐसे
कुछ अखबार हैं क्या जो पूर्णतया सिर्फ वेब पर आ चुके हैं, जिनका कोई फिजिकल एडिशन है ही नहीं, और कुछ ऐसी मैगजीन, या फिर ये जो यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, क्या इन सब को भी अपन समाचार पत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं? ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है या जो कानून है वो किस तरीके से मानता है इनको? क्योंकि व्हाट्सएप पे समाचार भी जा रहा है, मनोरंजन भी जा रहा है, सब जा रहा है, लेकिन समाचार की जो गाइडलाइन थी, जो पत्रकारों के लिए, श्रमजीवी पत्रकारों के जो नियम थे, वो सब चीजें फिर इन पर भी लागू होंगी क्या? सर, आपके जो आपने सवाल किया वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और सारे विद्यार्थियों को तो जानना बहुत जरूरी है। मैं इसको जी 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं क्योंकि आपके इसमें 3 सवाल समाहित हैं। जी सबसे पहला आपने सवाल ये पूछा कि क्या जो गार्जियन और दूसरे अखबार हैं वो उनका सिर्फ ई एडिशन पे आ गए हैं। मैं सबसे पहले उसका जवाब दे रहा हूँ। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान, जापान जहाँ सबसे ज्यादा अखबार है, जी वहां भी कई ऐसे अखबार हैं, कई महत्वपूर्ण ऐसे अखबार हैं जिन्होंने अपना प्रकाशन बंद कर दिया। प्रकाशन मतलब फिजिकल फॉर्मेट में प्रकाशन फिजिकल बंद कर फॉर्मेट। दिया और वो केवल अपने ई प्रति पे ही चल रहे हैं और केवल सब्सक्राइब्ड वर्जन दे रहे हैं, मतलब जी। लोग उनको पढ़ने के लिए पैसे दे रहे हैं। इसके हम्म। एक स्टेप और मैं आगे जाऊंगा। अभी गार्जियन ने ये प्रयोग भी गार्जियन ने किया है, संपादकीय लिखने का। सर, वहां 2 बार ऐसा हुआ है कि संपादकीय को किसी ह्यूमन ने नहीं लिखा है। अच्छा। मतलब मशीन आर्टिफिशियल को। इंटेलिजेंस। यस, मैं वही बात कर रहा हूँ। आजकल अखबारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी इस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है कि वो बहुत अच्छे तरीके से सेंटेंस फॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन और सारी चीजों को लेते हुए संपादकीय लिखा है उन्होंने। कुछ कैचवर्ड्स उसे दिए हैं, कुछ चीजें उसे बताई, उसके बाद में मशीन ने रिसर्च करने के बाद और वो आर्टिकल तैयार कर दिया। ये कैसे होता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में विद्यार्थियों को अगर जिज्ञासा हो तो मैं बताता हूँ। जी जी, आप बताइए, बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चलती है वो डीप लर्निंग थ्योरी पे चलती है। डीप जी। लर्निंग थ्योरी क्या होती है? आपने फेसबुक पे देखा होगा कि कई बार किसी आपके मित्र ने या किसी अन्य जानकार ने आपको टैग नहीं किया है, आपका फोटो है और फेसबुक आपको बताता है कि इट माइट बी यू और वो आप ही होते हैं। मतलब फेसबुक ने आपके फोटो को इतनी बार देखकर अपनी मशीन को इस तरह से ट्रेन कर दिया, डीप लर्निंग करा दी है कि वो आपके चेहरे को किसी भी तरीके से देखकर पहचान सकता है कि ये आप ही हैं। तो इसी तरह से टेक्स्ट में भी मशीन को डीप लर्न कराया जा सकता है। मतलब मशीन की इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा हो गई है कि वो डीप लर्न कर सकता है। सर, इसका एक और एग्जांपल मैं आपको दूंगा कि आजकल इलेक्शन कैंपेनिंग में कुछ वीडियोस, जैसे अगर कुछ स्टूडेंट्स को दिलचस्पी हो तो उन्होंने देखा होगा, आप गूगल करके देखिए, जो दिल्ली के पॉलिटिकल पार्टी के भोजपुरी हम्म। अभिनेता है, नाम तो मैं नहीं जी लूंगा, भोजपुरी अभिनेता है, जी। उनका वीडियो आप देखें 3 अलग अलग लैंग्वेज में। मतलब हाँ। उनका वीडियो भोजपुरी में, उनका वीडियो हिंदी में और उनका वीडियो अंग्रेजी में, और वो हम्म। एक ही बात को बोल रहे हैं और उनके लिप्स जो वो बोल रहे हैं उसी के हिसाब से मूव कर रहे हैं। मतलब वो उन्होंने बोला ही नहीं है, वो वाह। उन्होंने बोला ही नहीं है, लेकिन वीडियो ऐसा बन गया है कि जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मशीन को इतना लर्न करा दिया है कि मैं पै बोलता हूँ तो मेरे होठ इस तरह करते हैं, फै बोलता हूँ तो मेरे होठ फैलते हैं। तो उसने उसको स्टडी करके और मेरे टेक्स्ट को डाल दिया है, तो मेरी वॉइस को ही लेकर और मेरा वीडियो इस तरीके से बना देंगे कि मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा कि मैंने कभी ये बात बोली थी। इसी तरह से राइट। आपको ओबामा का के वीडियो मिल जाएंगे, ट्रम्प के जी वीडियो मिल जाएंगे। तो डीप लर्निंग इस तरह की चीज है जो टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो किसी भी तरह से मशीन से ही वो सारी चीजें लेकर आ रही है। तो इसका भी सर संपादन पे बहुत गहरा असर है। जी। मोरली ये ठीक नहीं है। मतलब कोई इंसान अगर किसी आर्टिकल को लिख ही नहीं रहा है तो उस हम्म। आर्टिकल में क्या क्या ब्लंडर्स हो सकते हैं वो हम कल्पना नहीं कर सकते। मतलब वो मशीन अपनी लर्निंग 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 के बेस पर किस तरह के कंक्लूजन्स को निकाल कर ला रही है और पाठकों को परोस रही है, वो तो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो उसी बिल्कुल। तरह की चीजें सबसे ज्यादा इस समय हो रही है। दूसरा आपने सवाल किया था कि जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इनके जरिए जो इंफॉर्मेशन फैल रही है, क्या वो समाचार पत्र की कैटेगरी में है? देखिए सर, आरएनआई जो है हमारा, जो जो जी। जिस पुस्तक प्रकाशन अधिनियम 1857 पे हम चल रहे हैं, हाँ। कोई सर हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन हम उस पुस्तक पंजीयन एवं प्रकाशन अधिनियम पे हम चलते हैं।
उसमें आज भी हम उसी के आधार पर चल रहे हैं। और बिल्कुल। उसमें समाचार पत्र या पत्रिका की डेफिनेशन स्पष्ट है कि उसकी फिजिकल प्रति होनी चाहिए, तभी वो समाचार पत्र या पत्रिका की श्रेणी में रहेगा। अगर सिर्फ डिजिटल प्रति निकल रही है, सिर्फ हाँ। डिजिटल प्रति निकल रही है, तो आरएनआई अभी तक उसके बारे में मौन है। आरएनआई उसके बारे में मौन है, मतलब आरएनआई में आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराने की आवश्यकता नहीं है। नहीं है। लेकिन क्या अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करा है तो क्या मैं कुछ भी छाप सकता हूं? नहीं। आपके आपके उस पब्लिकेशन के ऊपर आईटी एक्ट लगता है, आपके उसके ऊपर आईपीसी की धाराएं लगती है। अगर आप कोई देशद्रोह करते हैं, अगर आप किसी की मानहानि करते हैं, तो वो सारे जो नियम भारतीय जो हमारे दंड संहिता में लगते हैं या हमारे दूसरे जितने भी कानून है उन सब में लगते हैं, वो आपके ऊपर बराबर एप्लीकेबल होंगे। तो उसकी जिम्मेदारी समझते हुए प्रत्येक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर अपना जो भी पब्लिकेशन कर रहा है, हालांकि उसको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो जो पब्लिकेशन कर रहा है उसको डबल क्रॉस करने की जरूरत है कि वो उसको देखे कि किस तरीके से ये मुझे क्या कौन सी सामग्री मुझे देनी है और कौन सी सामग्री मुझे नहीं देनी है, भविष्य में मेरे लिए कोई संकट तो नहीं हो रहा है। आपने देखा होगा कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है, कुछ चीजें भी हुई है, उसके लिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की चीजें भी उठती है, लेकिन कानून तो कानून है। अगर आप राजद्रोह करेंगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो नहीं है निश्चित तौर बिल्कुल पर। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें सर इसके साथ चलती है। पर कुल मिला के इन सबको कानून के दायरे में आना ही पड़ेगा और आना ही चाहिए, ताकि अपनी मन मर्जी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से या किसी उद्देश्य विशेष को लेकर के हम हमारी व्यवस्थाओं को नुकसान नहीं पहुंचा पाए। जी जी। अब जो आपका टेक्निकल एस्पेक्ट है उसके लिए तो हम उम्मीद करेंगे कभी हमारे साथ आप जुड़ें और एक प्रैक्टिकल क्लास के रूप में हमारे को प्रेजेंटेशन कभी आप जब भी आपके पास समय मिल पाए, क्योंकि आपकी बहुत व्यस्तता है सरकार के साथ, लेकिन फिर भी उम्मीद आपसे हम जरूर करते हैं कि आप इस तरीके का हमें कभी न कभी देंगे। बस एक छोटा सा सवाल, जो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के आपने ये बात कही, ऐसी स्थिति में कोई भी इस सिस्टम को जैसे अपना एंटीवायरस को इनको डाल करके फेयरवेल इसमें डालते हैं, जिसकी वजह से कुछ साइटें ब्लॉक हो जाती हैं, उस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी नियमों के दायरे में लाने के लिए उन देशों ने भी ब्लॉक करने की कोशिश करी होगी। तो भारत में हम अभी बहुत लेट क्यों हो रहे हैं, या फिर अभी इसका कोई मसौदा बन रहा है, या विचार ही नहीं है इस पर? देखिए सर, सबसे पहले इसमें दो चीजें आती है सर। कानून अपना काम करेगा, कानून के पास अपनी शक्तियां हैं। कानून में मानहानि, जैसा मैंने बताया, मानहानि और आईपीसी और आईटी एक्ट तीनों जी जी। लगते हैं। उनके जरिए जो है वो कार्रवाइयां भी होती है। इसके अलावा जो भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय है, वो भी एक मसौदे पे काम कर रहा है कि किस तरह से डिजिटल मीडिया को इस दायरे में लाया जाए। उसके ऊपर एक नियामक नीति निर्देश लागू हो, किस तरह से उसके आचरण की संहिता बने, उन सब पर अपना काम चल रहा है। चल लेकिन रहा मैं आपको ये बता रहा हूं कि सर सबसे पहले इन सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो उपजी दुरूह स्थितियां हैं उनको रोकने के लिए मोरली जो कंटेंट क्रिएटर है उनको ही अपने आप के ऊपर स्व अनुशासन लगाना होगा। जैसा पड़ेगा। मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल सही बात है। एक राजनीतिक दल का उदाहरण दिया, तो उस जी राजनीतिक दल ने उन वीडियोस को, हालांकि वो वीडियो बाहर आ गए, वो आने नहीं चाहिए थे, जी उन्होंने उन वीडियोस को फीडबैक जानने के लिए केवल अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट किया था। जी। तो उन्होंने, जैसे आपने देखा कि भारत में अभी तक इतनी इलेक्शन कैंपेनिंग हो चुकी है, भारत में अभी तक इस तरह के वीडियोस का पब्लिकली इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज का स्व अनुशासन है। तो इसी तरह से सारे संस्थान, सारी पॉलिटिकल पार्टीज और जो इस डिजिटल कंटेंट के प्लेयर्स हैं, उन सबको चाहिए कि वो अपने ऊपर स्व अनुशासन रखें और नैतिक रूप से जो चीजें गलत हैं, भले ही तकनीक कितनी भी आगे हो जाए, लेकिन जो बिल्कुल। नैतिक रूप से गलत चीजें हैं उन नवाचारों को केवल अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करें। मैं बताऊं सर, डायनामाइट का जो आविष्कार हुआ था, वो जी। डायनामाइट का आविष्कार कभी भी विध्वंस के लिए नहीं हुआ था। नहीं हुआ, बिल्कुल सही बात। आविष्कार कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए होता है, हालांकि लिए विध्वंस हुआ के लिए था। होता है।
तो मैं इसको डायनामाइट की संज्ञा में रखता हूँ, ये डायनामाइट है, लेकिन इसका बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव चीजों में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई अभिनेता अब इस दुनिया में नहीं रहा और उस अभिनेता के मनोरंजन से हमें दुनिया को रूबरू कराना है, तो डीप लर्निंग से उस अभिनेता के साथ हम एक नई चीज तैयार कर सकते हैं। तो वो जी। एक सृजनात्मक चीज हुई, वो एक विध्वंसक चीज नहीं हुई सर। तो इस तरह की चीजों में इस डीप लर्निंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक आखिरी प्रश्न के साथ हम चर्चा को रोकेंगे कि भारत के संदर्भ में वेब पत्रकारिता को आप कैसे देखते हैं, जबकि अपने यहाँ पर डिजिटल सिस्टम वैसे तो बहुत विस्तृत स्तर में पहुंचने लगा है, गांव में भी मेरे को लगता है पहुंच चुका है। हाँ, कुछ लद्दाख और ऐसे कुछ जो अपनी सामरिक मामले हैं जहां पर अभी 2G ही है, बाकी हर जगह 3G 4G पहुंच गया है। तो तुलनात्मक रूप से भारत के वेब जर्नलिज्म के भविष्य को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत में चूंकि आप जानते हैं, हम सभी को पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देखिए, लोकतंत्र। दो शब्दों पर हमें गौर करने की जरूरत है, एक तो सबसे जी। बड़ा और दूसरा लोकतंत्र। सबसे बड़ा तो ये है कि हम आबादी में, हालांकि चाइना जितने तो नहीं है, पर आबादी में बहुत ज्यादा है। दूसरा शब्द महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हमारे यहाँ जी। अभिव्यक्ति की आजादी है, तो हमारे लिए यह बात बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चीन जैसे देशों में या किसी ऐसे देश में जहाँ साम्यवादी सरकारें हैं, वहां अभिव्यक्ति को इतना ज्यादा प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है जितना भारत जैसे देश में हमारे लिए दिया जाता है। तो यहाँ ई पब्लिकेशन जो 2G 3G नेटवर्क जैसे आप बता रहे हैं पहुंच रहा है, तो ये सूचना क्रांति दूर दराज के क्षेत्रों तक, इलाकों तक पहुंची है। ये समाचार कंटेंट बनाने वाले क्रिएटर्स के लिए भी अच्छी बात है, और उस समूह के लिए भी अच्छी बात है जिस समूह तक यह कंटेंट पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसमें एक्सेस बहुत ज्यादा हो गया है, जी। कॉस्ट बहुत कम हो गई है, कम समय में ये चीज पहुंच पा रही है। और सूचनाएं, अधिकृत सूचनाएं, देखिए सोशल मीडिया और दूसरा तो क्या है, जो सूचनाएं पहुंचा रहा है वो अधिकृत है, प्रामाणिक है, उसमें हमेशा प्रश्न चिन्ह लगते हैं। लेकिन एक अच्छा पब्लिकेशन समूह अगर भले ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी चीजें दे रहा है, लेकिन उसकी बात पर हम बहुत अच्छे तरीके से रिलाई कर सकते हैं, भरोसा कर सकते हैं, वो चीजें विश्वसनीय होती है। तो कम समय में, कम खर्च पर बहुत अच्छे, अत्यधिक सुदूर नेटवर्क के साथ हम पहुंच रहे हैं। तो ये एक लोकतंत्र की सुदृढ़ करने में, लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में बहुत अच्छा कदम है, और भारत जैसे देश के लिए ये संजीवनी की तरह इस्तेमाल होगा। बस कुल मिला के जितने भी क्रिएटिव राइटर्स हैं, बाकी पत्रकार हैं, वो अपने विवेक का सत्यता और सदाशयता के साथ इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित रूप से इसके फायदे ही फायदे हैं। नकारात्मकता तो हर जगह है, उससे बचना होगा हमें। आपने अपना महत्वपूर्ण समय आज हमारे विद्यार्थियों के साथ और हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आशीष जी, फिर कभी आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। थैंक यू।